Hello everyone, welcome to class 8 in the section of history, and we have started chapter 5, the revolt of 1857. So yesterday we have seen political causes, that is discontent among the Indian rulers, जिसमें हमने दो तरीके की पॉलिसीज़ देखी थी. एक थी हमारी सब्सिडियरी अलायंस एंड दूसरी थी हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो ये पॉलिसीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई होप आपने रीडिंग भी करी हो अच्छे से. नेक्स्ट टॉपिक आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है इकोनॉमिक कॉजेज़, जिसमें हम देखेंगे डिसकंटेंट अमॉन्ग पेजेंट्स एंड आर्टिसन. डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, यानी एक तरीके से नाराज़गी आप दिखा रहे हो. तो लेट अस सी. Another important cause of discontent was the British policy of economic exploitation of India, which affected all section of Indian society. इसका मतलब ये हुआ कि जो एक दूसरा कॉज था वो था इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो कौन लेकर आया था? ब्रिटिश लेकर आई थी इंडिया में. जो इस तरह की पॉलिसीज़ उन्होंने फॉलो की थी वो भी एक कारण बना किसका? रिवोल्ट ऑफ 1857 का. क्यों? क्योंकि ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसने लोगों की इकोनॉमिक यानी उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया, और जिसने ये ऐसी पॉलिसीज़ भी थी साथ में जिसने सोसाइटी के सिर्फ 1% या हम कहें कि सिर्फ फार्मर्स या सिर्फ पेजेंट्स पर या सिर्फ आर्टिसंस पर इफेक्ट नहीं डाला. इसने सोसाइटी के हर सेक्शन पर क्या डाला? अपना इसको अफेक्ट किया. तो देखते हैं वो क्या फैक्टर्स थे. The self-sufficiency of the village economy was lost due to commercialization of agriculture, which made the peasants grow cash crops instead of food crops. अगर आपको याद हो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो विलेज ट्राइबल्स हुआ करते थे ये सब क्या होते थे? सेल्फ सफिशिएंट होते थे, यानी ये इतना प्रोड्यूस कर लेते थे कि इनको किसी और पर डिपेंड होने की नीड नहीं होती थी. तो इस तरीके की इकोनॉमी फॉलो करते थे. लेकिन होता क्या है, जब ब्रिटिश यहाँ पर आती है तो ये क्या करती है? एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइज कर देती है, जहाँ पर पेजेंट जो होता है अब वो फूड क्रॉप्स की जगह किसका कल्टीवेशन करने लगता है? कैश क्रॉप्स का करने लगता है. द पेजेंट्स वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन ऑपरेशन एंड मेड टू सेल देयर क्रॉप्स एट नॉमिनल प्राइसेस. इसका मतलब ये हुआ कि जो पेजेंट्स थे उनके साथ इनह्यूमन ऑपरेशन, यानी कि उनके ऊपर पूरी तरह से ऑपरेस यानी डोमिनेट किया जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था. दूसरा, उन किस चीज़ के लिए? कि भाई आप अपने जो क्रॉप्स हैं उसको ओरिजिनल प्राइस में सेल आउट ना करके क्या करोगे? इसको नॉमिनल यानी कम से कम रेट पर उसको सेल आउट करोगे, यानी उसके ओरिजिनल प्राइस भी फार्मर्स को या पेजेंट्स को नहीं मिलते थे. पहला फैक्टर हमने देख लिया. Second, both the peasants and zamindars was dissatisfied with the revenue policy of the British. अब अगर हम ये कहें कि सिर्फ peasants यहाँ पर dissatisfied थे तो no, the answer is zamindars also were dissatisfied, यानी वो भी खुश नहीं थे. रीज़न ये था कि जो रेवेन्यू पॉलिसी लेकर आते थे ब्रिटिश वो बहुत हार्श हुआ करती थी. इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव सीन सेवरल लैंड सेटलमेंट्स under which we have studied permanent settlement, रियायतवाड़ी, महलवाड़ी. तो परमानेंट में व्हाट वी हैव सीन कि 89% कंपनी क्या करती थी? फिक्स कर देती थी कि आपको इतना हमें पे करना है ज़मींदार्स को. दूसरा, जो सरप्लस होता था वो ज़मींदार रख लेता था. तो कहने का मतलब ज़मींदार पर भी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेशर था ना. तो यहाँ पे ज़मींदार्स भी क्या हो जाते हैं? डिससेटिस्फाइड होते हैं इनकी पॉलिसी से. दे वर अगेंस्ट द हाई टैक्सेस एंड द हार्श मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. तो ये किसके अगेंस्ट थे? तो एक तो हाई टैक्सेस के अगेंस्ट थे. दूसरा, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के जो मेथड्स होते थे वो बहुत हार्श हुआ करते थे. इन द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज द ब्रिटिश एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीजेंट्स हु लॉस देयर राइट्स एंड वर ऑफन अफेक्टेड फ्रॉम द लैंड. और जब ये अब इन्होंने आगे क्या किया, आपको याद होगा हमने रियायतवाड़ी में पढ़ा था कि आगे जब इनको ज़मींदार्स नहीं मिलते थे, जब किसी टेरिटरी को एक्वायर करते थे तो ये ब्रिटिश क्या करती थी? अब डायरेक्ट कांटेक्ट करने लगी किसके साथ? पेजेंट्स के साथ. मतलब ज़मींदार्स को इंटरमीडिएटरी नहीं डाला कि अब वो बीच में कोई रोल नहीं प्लेगा, और डायरेक्ट क्या होगा? फेस टू फेस बात होगी. तो यहाँ पे पेजेंट्स के क्या हो गए? पेजेंट्स दे लॉस देयर राइट्स एंड वर ऑफन, यानी क्या मतलब कि उनके राइट्स भी उनसे ले ली गए लैंड्स के ऊपर से. दूसरा, उनकी ही ज़मीनों से यानी पेजेंट्स की ही ज़मीनों से उनको एविक्टेड कर दिया गया. एविक्टेड मतलब थ्रोन आउट, यानी उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई. मैनी रियॉट्स फाउंड देमसेल्व्स इन द क्लचेस ऑफ मर्सीलेस मनी लेंडर्स. कई सारे ऐसे रियॉट्स कौन होते थे? कल्टिवेटर्स हुआ करते थे. इन सब ने अपने आप को किस में पाया? ये सब क्लचेस मतलब कि एक चंगुल में फंस जाना. किसके? मनी लेंडर्स के. और ये मनी लेंडर्स कौन होते थे? जो इनको मनी लैंड करते थे. वो भी क्या करते थे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे. तो ये कैसे होते थे? मर्सीलेस हुआ करते थे, मतलब इनको भी इनके ऊपर दया नहीं आती थी.
Their efforts to free themselves were not supported by the police or government officials. Even अगर ये एफर्ट करते थे अपने आप को फ्री कराने का भी, तो इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, ना ही तो पुलिस के साइड से और ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिकॉज दे वर ऑल्सो सपोर्टिंग कंपनी, यानी ब्रिटिश को ये दोनों भी सपोर्ट कर रहे थे। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड वर कॉन्फिस्केटेड एंड सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर्स। बड़े बड़े जो ज़मीनों के जो पार्ट हुआ करते थे, पोर्शन हुआ करते थे, जब ये रियाद से ले लिया करते थे, कौन, कंपनी ले लिया करती थी, तो ये उसको क्या करती थी, फिर हाईएस्ट बिडर्स को सेल आउट करती थी। बिडर्स कौन होते हैं, जो नीलामी में आते हैं ना, आपने देखा होगा नीलामी होती है, बोली लगती है, तो जो सबसे ज़्यादा उसका प्राइस बताता है उसको क्या करते थे, सेल आउट कर देते। और यही बिडर्स क्या करते थे, बाद में सिटीज़ की तरफ यानी अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर जाते थे। हमने पढ़ा था एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, तो यही लोग कौन होते थे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। यानी लैंडलॉर्ड्स तो हैं मगर एब्सेंट है, मतलब ये अपनी ज़मीनों को प्रोडक्टिविटी से, उसकी सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट करना, इनको इससे कोई भी लेना देना नहीं होता था। ये वहाँ पर क्या करते थे, लैंड छोड़कर चले जाते थे और किसी को एज ए लीज पर लैंड देते, यानी पट्टे पर लैंड दे देते थे। तो यहाँ पर हमने आपको याद आया होगा, हमने पिछले चैप्टर में एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स पढ़ा था। द लार्ज स्केल इन्फ्लो ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इनटू इंडिया मेड इंडियन हैंडमेड गुड्स कॉस्टलियर। अब जो ब्रिटिश हुआ करती थी, ये इंडिया को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देखा करती थी, बिकॉज वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से इनको क्या चाहिए होते थे, इनको रॉ मटेरियल चाहिए होता था, यानी कच्चा माल। तो ये कहाँ से प्रोवाइड होगा, ये इनको इंडिया से प्रोवाइड होता था। तो ये यहाँ से कम प्राइसेस में रॉ मटेरियल ले जाते थे, कहाँ, ब्रिटेन। वहाँ पे उसको फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म करके इंडिया में ही उसको और कॉस्टली, यानी बहुत हाई रेट्स में, हाई प्राइसेस में उसको सेल आउट करते थे। पीपल प्रेफर्ड मशीन मेड गुड्स विच वर अवेलेबल इन क्वांटिटी एंड वर चीप। अच्छा, जो लोग हुआ करते थे वो भी मशीन मेड गुड्स को प्रेफरेंस दिया करते थे। रीज़न उसका ये था कि एक तो ये क्वांटिटी में अवेलेबल होते थे। देखो, हैंडमेड गुड्स जो होते हैं दे टुक टाइम, उनको टाइम लगता था बनने में। आपको ही पता है कि हाथ से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, आर्टिसंस होते हैं, कारीगरी जो होती है, उसमें टाइम लगता था। लेकिन जो मशीन मेड गुड्स होते हैं दे टेक लेस टाइम, और वो बल्क में भी आपको प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, चीप रेट्स में भी होते हैं। 10 इंडियन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन वन रूल्ड। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इंडिया के आर्टिसंस थे, क्योंकि मशीन मेड गुड्स जब आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्रेडिशनल हैंडवर्क होगा उसको लोग प्रेफरेंस कम देंगे। एक तो वो टाइम टेकिंग भी होता है और थोड़े वो एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने क्या देखा कि जो हमारे आर्टिसंस थे, क्राफ्ट में, ये सब धीरे धीरे रूइंड होते चले गए, जॉबलेस होते चले गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंक्रीज़ होने लग गई। पिक्चर में हम देखते हैं ग्लास मेकर्स अर्ली 19th सेंचुरी इलस्ट्रेशन, कि जो पहले के जो ग्लास मेकर्स हुआ करते थे कैसे, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये सारा हैंडमेड वर्क है। The drain of wealth, lack of modern industries and unemployment of several sections of society added to the economic grievances of the people. तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारी जो वेल्थ एक तरह से ड्रेन होती जा रही थी, पैसा निकलता जा रहा था। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की क्या हो रही थी, लैकिंग थी हमारे इंडिया में, क्योंकि ट्रेडिशनल वर्क था। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, चारों तरफ सोसाइटी के हर सेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, चाहे वो पेजेंट्स हों, ज़मींदार्स हों, आर्टिसंस हों, आपके क्राफ्टमैन हो गए, आयरन स्मेल्टर्स हो गए, इन सब धीरे धीरे क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी किस में ऐड हो गई, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस का मीनिंग हमने देखा था, अ कंप्लेंट अबाउट बीइंग ट्रीटेड इन एन अनफेयर वे, कि आप एक कंप्लेंट कर रहे हो कि आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, आपके साथ अनफेयर तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये सब धीरे धीरे आपके जब ऐड होते गए तो ये एक कॉज बन गया किसका, रिवॉल्ट ऑफ 1857। कॉज देखेंगे सोशियो रिलीजियस कॉज, एज आई हैव टोल्ड यू, सोशियो रिलीजियस कॉज जिसमें या तो सोसाइटी से रिलेटेड कुछ कॉजेज़ बने और दूसरा कुछ रिलीजन को लेकर के बने। तो लेट अस सी दोज कॉजेज़। The social reforms introduced by the British were viewed as a threat. जब सोशल रिफॉर्म्स किए गए यानी सोसाइटी में कुछ चेंजेस किए गए, किसके थ्रू, ब्रिटिश के थ्रू, तो उसको एज ए थ्रेट, यानी लोगों को लगा ये हमारे लिए एक डेंजर जोन में हम आ रहे हैं, डेंजर लगने लगा एक तरीके से। पहला इसका टॉपिक देखते हैं, सोशल रिफॉर्म्स एंड इंडियन रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। एक तो जो सोसाइटी में जब रिफॉर्म्स करे गए और लोगों ने, इंडियन लोगों ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। The British passed laws to stop various social evils prevailing at that time.
If you remember that I have told you in my previous first chapter that there were many practices, ill practices which were prevailing in our society, like sati pratha, विडोज़ के लिए रीमैरिज का ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर जब इन्होंने ब्रिटिश ने ऐसे लेजिस्लेशंस पास किए, यानी ऐसे लॉज पास करे जिससे ऐसी प्रैक्टिसेस को, क्या इविल प्रैक्टिसेस को क्या किया जा सके, स्टॉप किया जा सके, तो लोगों ने क्या रिएक्शन दिया। तो सती प्रैक्टिस क्या होती थी पहले ये देखते हैं। सती में क्या होता था कि अगर किसी लेडी का कोई, उसका हस्बैंड जब उसकी डेथ हो जाती थी तो उस लेडी को उसके साथ ही क्या करते थे, जला दिया करते थे, यानी उसको ज़िंदा जलाते थे। तो इस तरीके की प्रैक्टिस सीरियसली बहुत ही ब्रेथ टेकिंग टाइप की है ना, मतलब सांस रोक देने वाली, कि किसी को आप ज़िंदा कैसे जला सकते हो। तो एक तो इस सती की प्रैक्टिस को उन्होंने अबॉलिश किया, तो आई डोंट थिंक कि इन्होंने ऐसा कुछ भी गलत किया। नेक्स्ट है विडो रीमैरिज, यानी कि कोई लेडी अगर विडो हो जाती थी, विडो का मतलब होता है कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती तो वो गर्ल क्या हो जाती थी, विडो हो जाती थी। तो ये लोग रीमैरिज का ऑप्शन नहीं रखते थे कि उसको, कि मैं सेकंड मैरिज नहीं कर सकती, तो इन्होंने उसके लिए भी लॉज बनाए कि वो सेकंड मैरिज के भी कर सकती है। एन एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू वुमेन हु वर व्यूड विद ग्रेट सस्पिशन बाय कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब हमारी सोसाइटी जो थी वो कैसी थी, वो कंजर्वेटिव व्यू रखती थी पहले, यानी कि बिलीव्स इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़, यानी पुरानी वैल्यूज़ को जो बहुत सालों से चली आ रही थी उन्हीं को माना करते थे, और एवर्स टू चेंज, मतलब उसको चेंज ही नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह से इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया कि गर्ल्स को क्या होना मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड जो, लेकिन लोगों ने इसको कैसे देखा, अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड में देखें इंडियन का, तो इन्होंने दे कंसिडर्ड एज ए अनड्यू इंटरफेरेंस इन द सोशल कस्टम्स ऑफ द कंट्री। उनको लगने लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हमारी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इंडियंस ने ये रिएक्शन दिया यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा रेसिज्म एंड थ्रेट टू रिलीजन। सी, social discrimination and faced by the Indians due to the British attitude of racial superiority was a major cause of discontent। अब ये कैसे एक फैक्टर बना, क्योंकि जो ब्रिटिश थी वो उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश डिस्क्राइब हिंदूज एज बारबेरियंस एंड मुस्लिम्स एज क्रूअल एंड इंटॉलरेंट। अब ब्रिटिश ने हिंदू को कैसे डिस्क्राइब करा है, इन्होंने कहा है कि ये बारबेरियंस होते थे, इसका मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। और अगर बारबेरियंस का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग हुआ अ वाइल्ड पर्सन विद नो कल्चर एंड हु बिहेव वेरी बैडली। तो ये इन्होंने हिंदूज को कहा, और मुस्लिम्स को क्या कहा है कि ये क्रूअल हुआ करते थे, इनटॉलरेंट हुआ करते थे। द ब्रिटिश ऑफन असॉल्टेड एंड इंसल्टेड इंडियंस पब्लिकली, और साथ में लोग क्या करते थे, इंडियंस को पब्लिकली यानी सबके सामने असॉल्ट भी करते थे। असॉल्ट का मतलब होता है उनके ऊपर अटैक करना, उनको इंसल्ट करना। Indians educated were denied promotions and opportunities for appointment to high positions। अब जो इंडियंस एजुकेटेड हुआ करते थे, जो समय भी बहुत अच्छी एजुकेशन जब वो गेन कर लेते तो उनको कोई प्रमोशन नहीं देते थे, उनको एक ही जगह पर क्या करते थे, लोअर पोस्ट पे ही उनको बना के रखते थे, ना ही तो उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ देते थे कि आप कोई हाई पोजीशन गेन कर सकते हो। साथ में इनको फोर्स किया जाता था कि आप कहाँ रहोगे, आप स्टिक रहोगे सबॉर्डिनेट पोजीशन पे। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है हैविंग लेस पावर और अथॉरिटी, जिसकी पावर लेस है। देखो सबॉर्डिनेट के ऊपर कौन होता है, सुपीरियर होता है, और सुपीरियर के पास क्या होती है, ज़्यादा पावर्स होती हैं और ज़्यादा क्या होती है, अथॉरिटी होती है, लेकिन सबॉर्डिनेट के पास कम अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट, पीपल फेल्ट थ्रेटन्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज हु वर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, लोगों को एक डर और ये लगा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे इनको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही थी। क्रिश्चियन मिशनरीज कौन थे, जो ब्रिटेन से आए थे। लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल्स एंड मॉस्क वाज टैक्स विच हर्ट्स people's religious sentiments and deprive family dependence on those lands of their income। दूसरा डर इनको ये लगा, ये देखो ये सारे रिलीजियस फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो लोगों को एक डर ये भी हुआ कि जो लैंड टेम्पल्स जहाँ पर मंदिर बने हुए थे, जहाँ पर मस्जिद मिलती, उन जगहों से भी इन्होंने क्या कर लिया, टैक्स कलेक्ट करने की सोच ली। किसने, ब्रिटिश ने, जिससे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत हर्ट हुए। दूसरा, जो इस लैंड पर डिपेंडेंट रहते थे, जहाँ से जो इनकम आती थी मॉस्क से और जो आपके टेम्पल्स हो गए, जो फैमिलीज इसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी, उनसे भी क्या हो गए, वो डिप्राइव्ड हो गए इस इनकम से भी। सो यहाँ पर आज हमने फिनिश किया अपने दो टॉपिक्स, एक तो इकोनॉमिक कॉजेज़
और सेकेंड है हमारा सोशल रिलीजियस कॉजेज. टुमारो वी विल सी अदर कॉजेज लाइक मिलिट्री and immediate cause. That's all for the day. Thank you. Keep revising. Take care.